नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर क्विस्ट फोरम में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम साइंस एंड पेडोलॉजी के प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्नों को हल कर रहे थे, जिसमें हमने 6 to 8 के लिए 2013 तक सारे प्रैक्टिस सेटों को सॉल्व कर लिया है। आज की हम इसी क्रम की सीरीज में 2014 जो फरवरी में पेपर हुआ था उसको सॉल्व करेंगे। तो आपने अभी तक दोस्तों को नहीं जोड़ा है तो जोड़ लीजिएगा। तो चलिएगा इसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं देरी न करते हुए। पहला प्रश्न क्या कह रहा लोहे के एक ठोस आयताकार गुटके को मेज के शीर्ष पर इसके फलकों को मेज को स्पर्श करते हुए रखा गया है। सपोज दैट कोई मेज है, इस पर कोई एक फलक है, गुटका रखा गया शीर्षों को स्पर्श करते हुए। विभिन्न प्रकरणों में लोहे का यह ठोस गुटका आरोपित करता है। मतलब क्या आरोपित करता है तो आपको पता है, जब कोई गुटका किसी टेबल पर रखेगा तो नीचे की ओर की बल करेगा कार्य और ऊपर की ओर क्या करेगा, तनाव करेगा। तो चलिए पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है कि भिन्न भिन्न बल और भिन्न भिन्न दाब होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। भिन्न भिन्न बल और भिन्न भिन्न दाब कैसे हो सकती है, क्योंकि एक गुटका है और एक टेबल है। तो दाब यदि दो गुटका, एक भारी वजन का एक छोटा वजन का होता तो भिन्न भिन्न बल होता, भिन्न भिन्न दाब। तो ये तो गलत हो गया। भिन्न भिन्न बल भी नहीं होगा तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, समान बल लेकिन समान दाब हो सकता है, परंतु जो दाब होता है ना वो क्या कह रहा है, भिन्न भिन्न हो सकता है। क्योंकि उसमें क्या कहा गया था कि देखिएगा, प्रश्न पढ़िएगा आसानी से। कह रहा विभिन्न प्रकरणों में, कह रहा वो किस में, विभिन्न प्रकरणों मतलब एक से अनेक अवस्थाओं में। टेबल एक है, गुटका एक है, लेकिन भिन्न भिन्न प्रकार से प्रयोग करने में, भिन्न भिन्न प्रकार के प्रकरणों में यह प्रयोग करना है। तो उससे क्या हो जाएगा, तो उसमें जो दाब होगा वो दाब तो भिन्न भिन्न होगा लेकिन बल समान होगा, क्योंकि उसका वजन या वेट कितना है, समान होगा। तो आया समझ में। तो इसका तात्पर्य है कि जो फोर्स होगा तो वो तो सेम होगा, समान होगा जितनी बार लगेगा, लेकिन उसका जो दाब है वो स्थिति क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी क्या होगा, आंसर सही होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये दी गई, ये कोशिका दी गई है, ह्यूमन कोशिका है या ह्यूमन सेल्स है। इसमें और नाम बताना है कि ए नाम जो दिया गया है इसको क्या कहते हैं, बी को क्या कहते हैं, सी को क्या कहते हैं, डी को क्या कहते हैं। हमने आपको कोशिका के बारे में अच्छे से अध्ययन कराया है। जो देखिएगा यहाँ पर हम बताए थे कि जो बीच में है तो ये तो केंद्रक है। ये क्या है, केंद्रक है। और ये पदार्थ भरा रहता है, इसको हमने बताया था साइटोप्लाज्म बताया था, या केंद्रक द्रव्य बताया था। ठीक है ना। और जो क्या है, कोशिका झिल्ली है, जो बाहर एक झिल्ली है, ये क्या है, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन है। और ये संरचना दिख रही है ना, ये वैक्यूल है। ये क्या है, कल ही हमने पढ़ाया आपको, ये वैक्यूल है या रिक्तिका है। ठीक है ना। तो बस आप समझ लीजिए, जो एक का नाम होगा क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली होगा, बी क्या होगी, वैक्यूल होगी, सी क्या होगा, केंद्रक होगा, और डी क्या होगा, कोशिका द्रव्य होगा। अब देख लीजिएगा, देखिएगा ए क्या थी, कोशिका झिल्ली थी, बी क्या थी, रिक्तिका थी जिसको वैक्यूल कहते, सी क्या था, केंद्रक था बीच में, और डी क्या है, कोशिका द्रव्य है। तो इसके ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी एकदम करेक्ट होगा। चलिए ये नाम दिए गए हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये देखिएगा। ये प्रश्न हमने लगातार तीनों साल अलग अलग प्रकार से पूछा गया है, तो आप इसको अनदेखा न करके अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न हर वर्ष पूछा जाता है। कह रहा किसी गतिमान कार के पथगामी अर्थात ओडोमीटर का प्रातः 8 बजे था, जो 8 बजे वो कितने पर था, 36,540 किलोमीटर पर था, और 10 बजे कितना पहुंच गया, 36,660 किलोमीटर पर पहुंच गया। तो कह रहा यदि कार टेढ़े मेढ़े पथ पर असमान चाल से गति कर रही है तो कार की औसत चाल बताइए। आपको कुछ नहीं करना है, पहले समय और बाद वाले समय को घटा करके पहली दूरी और बाद वाली दूरी को घटाएंगे तो जो समय निकलेगा उसको सेकंड में बदलेंगे, और जो दूरी होगी वो किस में, किलोमीटर में हो निकलेगी तो उसको मीटर में बदलेंगे, और बस निकाल देंगे चाल बराबर औसत चाल बराबर क्या होगी, दूरी बटे समय। बस वही फार्मूला है अपना। तो देखिएगा 8 बजे चला
और 10 बजे तक चला तो कितना अंतर के 10 में से 8 गई तो कितना 2 घंटे, कितना निकला 2 आवर। और 1 घंटे में कितना 60 मिनट होता है, 1 घंटे में कितना होता है 60 मिनट। और तो 2 घंटे में कितना हो गया 120 मिनट हो गया, 120 मिनट हो गया। अब 120 मिनट में एक घंटे में 36 सेकंड होते हैं ना, 3600 होते हैं, तो 36 दो ना 7200, तो 7200 क्या हो गया सेकंड हो गए 2 घंटे में, जो सेकंड निकल आया। अब इसी प्रकार से यदि घटाएंगे हम 36,540 और 36,660 में से घटाएंगे तो देखिए 0 में से 0 गई तो क्या आ जाएगा 0, और 6 में से 4 गई तो आएगा 2, और 6 में से 5 गई तो कितना आएगा 1, अर्थात 120 किलोमीटर क्या आ गया दूरी। तो इसमें हम क्या करेंगे, कितने का भाग देंगे 1000 का भाग देंगे, क्योंकि ये किलोमीटर में मीटर 1000 का देंगे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा जी मीटर में आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 12 और 3 जीरो और लग जाएंगी, कितना इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1,20,000 क्या आ गया जी मीटर में आ गया दूरी। उस समय कितना आ गया 7200 सेकंड। तो बस इसको आसानी से सॉल्व करेंगे, कितना आया था, तो चलिएगा हल करते हैं। तो क्या आएगा औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय। समय कितना था हमारा, समय हमारा आया था 7200 सेकंड, और की दूरी कितनी थी 12 और 4 जीरो थी, ठीक है। तो जब हम इसको 4 जीरो थी इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा जी, काटेंगे आप 17.5 आएगा मीटर पर सेकंड। आप सॉल्व कर लेंगे तो कर लेंगे, बस आराम से काट लेंगे। 1,20,000 में 7200 का भाग देंगे तो अपन को औसत चाल प्राप्त हो जाएगी। तो कितना आएगा 17.5 मीटर पर सेकंड, बस वही आंसर होगा। देखिएगा कौन सा है 17.5 मीटर पर सेकंड, और ये नंबर ऑप्शन क्या है करेक्ट है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है किसी छात्र के पास हल्दी का गाढ़ा पेस्ट है, इस पेस्ट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH के जलीय विलयन में अलग अलग डालने पर वह कैसा रंग देगा। आपको पता होना चाहिए कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है यदि हल्दी के पेस्ट में डालेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं पड़ता। हल्दी का पेस्ट होता है पीला, तो पीला ही रहेगा, अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर पीला हो जाएगा, और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाने पर कैसा हो जाता है लाल। अब ऑप्शन देख लीजिए, जो उनमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बाद पीला है और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बाद लाल, इसलिए डी ऑप्शन क्या है एकदम करेक्ट होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है जी, हम आपको प्रश्न करा चुके हैं 2011 का 12 का प्रैक्टिस सेट कराया था, उसमें कराया था। कह रहा है क्षुद्रांत के दीर्घ रोम अर्थात रसांकुर के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। ये अंगुली के समान उभरी संरचना हम आपको पढ़ाए हैं, ये बहुत पतली भित्ति थी, ये हमने कटवाया था। ये इसकी सतह सूक्ष्म रुधिर कोशिकाएं होती हैं, वाहिकाएं होती है, ये भी बताया था हमने। माइन छिद्र होती है जिनसे आसानी से गुजर सकते भोज्य पदार्थ वे भी होते हैं, ठीक है ना। तो A1 3 4 इसका ऑप्शन सही है, लेकिन 1 3 4 कहीं ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसीलिए 1 2 3 होगा। क्यों, क्योंकि 1 तो करेक्ट है और 3 भी करेक्ट है, 4 भी करेक्ट है, लेकिन 1 3 4 कहीं ऑप्शन नहीं है, इसलिए 1 2 3 क्या होगा करेक्ट होगा। नहीं है बस वहीं देखिएगा, ये भी सही है और कुछ हद तक सही है। ये बताइए पतली भित्ति होगी तभी तो उसमें छिद्र होंगे, मोटी भित्ति होगी तो छिद्र नहीं होंगे, इसलिए ये ऑप्शन में नहीं दिया गया है। सॉरी ये वाला, ये देखिए पतली भित्ति होगी तभी तो उसमें सूक्ष्म रुधिर कोशिकाएं बहेंगी, लेकिन ये वाला ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इस कारण ये सही हो जाएगा। तो 1 2 और 3 क्या है करेक्ट हो जाएगा, 4 कट जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हम जी आपको प्रश्न करा चुके हैं, आपको इसमें कोई फंसने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है नीचे कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं, और फिर कह रहा आयोडीन के घोल के साथ परीक्षण करने पर वह नीला और काला रंग देते हैं। आपने देखो कभी आलू को काटा होगा चाकू से या लोहे के किसी भी हथियार से, तो वो कैसा होता है थोड़ी देर बाद आलू नीला काला सा हो जाता है। कहने का तात्पर्य जिसमें क्या पाया जाता है
ग्लूकोज की भरपूर मात्रा, सॉरी क्या कहा जाए, जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज कहते हैं हम, या शर्करा कहते हैं, या हम ग्लूकोज कहते हैं, इसकी मात्रा होती है वो क्या होती है, कॉम्प्लेक्स रूप में होती है। किसमें? कॉम्प्लेक्स रूप में होती है। और थोड़ी देर बाद जब हम आलू को, आपने देखा होगा आलू को हम थोड़ी देर बाद, आप आज ही टेस्ट करेंगे, आलू को थोड़ी देर टुकड़े को लेकर के मुँह में चबाते रहेंगे तो थोड़ी देर बाद वो मीठा लगने लगेगा, क्योंकि जो टाइलिन नामक हमारी ये होती है ना लार, वो उसको ग्लूकोज में परिवर्तित कर देती है। ठीक है ना। तो आलू और रोटी जहाँ पर दिया होगा वो सही होगा। तो उबला हुआ आलू, आलू से मतलब है हमको, आलू उबले से कोई मतलब नहीं है, और रोटी का टुकड़ा, ये ब्रेड का टुकड़ा, इन दोनों को आप खाएंगे तो कोई स्वाद नहीं मिलेगा तुरंत। और यदि रोटी को और आलू को थोड़ी देर तक चबाते रहेंगे तो हमारे मुँह में क्या आ जाएगा, थोड़ी मिठास आ जाएगी। क्या आ जाएगी? मिठास आ जाएगी, क्योंकि लार में टाइलिन नमक पाया जाता है और आयोडीन, और यदि इसको आयोडीन के घोल में भी डालें तो इसका कैसा कलर हो जाएगा, नीला और काला हो जाता है। जिस सीधी बात है, आलू और रोटी के टुकड़े में आयोडीन के परीक्षण करने का एक टेस्ट होता है। ठीक है ना। तो इसमें हम यदि आयोडीन डालेंगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, काला और नीला हो जाता है। ठीक है। तो आयोडीन और रोटी के टुकड़े में, इसलिए 1 और 3 ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर क्या, सी यहाँ पर एकदम करेक्ट है। चलिए आगे एक और बढ़ते। अगला प्रश्न कह रहा है, कह रहा कक्षा 8 के छात्रों को कमानीदार तुला की सही उपयोग विधि पढ़ाते समय गुंजन ने नीचे दिए गए चरणों का पालन करने के लिए कहा। मतलब नीचे एक तुला दी या फिर तराजू दी, जो कमानीदार तराजू थी, तो उसको चलाने के लिए या उसको उपयोग करने के लिए कौन कौन से स्टेप से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले स्टेप कौन होगा, कौन सा होगा, तो आपको क्रम से लगाना है। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले क्या करेंगे, तुला है जैसे, अब तुला का हम पहले क्या करेंगे, उसको पहले उसको परिकलन करेंगे, उसका वास्तविक स्थिति को। तो सबसे वास्तविक स्थिति कहाँ आएगी, बाद में। आपने देखा कोई चीज़ है, किसी वस्तु को टेस्ट कर रहे हैं तो उसको पहले एकत्रित करेंगे, पहचानेंगे, जो उसका रिजल्ट आएगा तो वो वास्तविक होगा, तो सबसे एंड में होगा जिसमें दूसरा, वो एकदम करेक्ट होगा। ठीक है ना। और सबसे पहले क्या करेंगे, जो चीज़ हम स्टार्ट करते तो हमेशा शून्य से स्टार्ट करते, 0 1 2, तो शून्यांक प्रथम स्थान पर होगा, शून्यांक त्रुटि पहले स्थान पर होगी, और जो रिजल्ट होगा वो बाद में आएगा। वास्तविक स्थिति जहाँ पर 1 से स्टार्ट हो और 2 पर ख़त्म हो, वही ऑप्शन सही होगा। हम आपको बता दें, इसके बाद शून्यांक स्थिति से चलेंगे, फिर इसके बाद हम 0 1 2 3 चलेंगे, फिर इनके बीच में अंतर क्या होगा, इनके बीच में अंतर होगा, वही अंतर अल्पतमांक कहलाता है। तो पहले पे शून्यांक होगा, दूसरे नंबर पे आएगा अल्पतमांक, अल्पतमांक रिकॉर्ड करेंगे। अब जब अल्पतमांक रिकॉर्ड करेंगे तो उन पर भी हम संकेत बना देंगे कि यहाँ का अल्पतमांक कितना निकला। तो फिर तीसरे नंबर पर संकेत की स्थिति को नोट करेंगे, और चौथे पर वास्तविक स्थिति। तो क्या बनेगा, 1, फिर आएगा 4, फिर आएगा 3, फिर आएगा 2, 1 4 3 2, इनमें ऑप्शन सही होगा। 1 4 1 4 3 2, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है। ए क्या है, करेक्ट है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान सीखने के नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा वांछनीय उद्देश्य नहीं है। गोला करेंगे। आपको पता है कि इस प्रकार का प्रश्न हर वर्ष पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से समझ विकसित करेंगे। इस प्रकार के प्रश्नों को उत्तर देने में कुछ इस प्रश्नों को हल करने में कुछ नहीं है, ऑप्शन पढ़ते ही आपको आंसर मिल जाएगा। देखना, तार्किक सोच विकसित करना, बिल्कुल सही बात, सही बात है। वैज्ञानिक साक्षरता अर्जित करना, बिल्कुल सही बात है। अब कह रहा है प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करना, ऐसा कुछ नहीं है। क्या उच्च मतलब विज्ञान सीखने का यही उद्देश्य होता है कि केवल प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करें बस, और उसके दैनिक जीवन में कोई प्रभाव ही ना पड़े। ये तो भाई गलत बात कह रहा है, नेगेटिव बात है कि केवल प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे प्रदर्शन करना। ऐसा थोड़ी परीक्षा पास करना ही हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। वातावरण और जीवन से संबंधित विभिन्न प्रकार की पहेलियों को भी ज्ञान अर्जित करना महत्वपूर्ण, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। इसलिए क्या है, बी यहाँ पर नेगेटिव हो गया। और आवश्यक क्रियाकलापों अर्जित करना, ये भी सही है। तो एक ए सी डी तीनों सही है, लेकिन हमको नहीं पूछा है, तो ये तीनों कट जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इसका उद्देश्य नहीं है, वांछनीय उद्देश्य नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है विज्ञान शिक्षण में रोल प्ले की
तकनीकी को एक प्रभावी नीति मानने का कारण यह है। कहने का था विज्ञान शिक्षण करना है तो उसकी रोल प्ले की जो तकनीकी है, टेक्नोलॉजी है, उसकी प्रभावी नीति बनाने का क्या कारण है। कह रहा है ये ऑप्शन नंबर कह रहा है कि ये छात्रों की सामाजिक कुशलता को बढ़ावा दे सकती है। हाँ, दे सकती है नहीं, देती है कहता तो सही है। सकती है मतलब इसमें नेगेटिव भी आ गया। देती है कहता तो सही था, लेकिन दे सकती है ऐसा थोड़ी ना, वो तो देती है सामाजिक कुशलता, तो ये गलत हो गया। बी कह रहा है यह अधिगम प्रक्रिया में एक रसता को तोड़ना सुनिश्चित करती है। ऐसा कुछ नहीं है तोड़ना ओड़ना, ये वास्तविक जीवन में किसी भूमिका को अच्छी प्रकार से समझने सुनिश्चित करती है। हाँ, थोड़ी काफ़ी हद तक ये सही है, लेकिन आगे भी पढ़ेंगे हम। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, ये अधिगम प्रक्रिया में छात्रों की सक्रिय भागीदारी। हाँ, ये है पॉजिटिव। यहाँ पर पॉजिटिव क्या है, सक्रिय। भाई खूब वास्तविक जीवन से जोड़ दीजिए। यदि बालक एक्टिव नहीं है, उसका मन नहीं है, तो आप कितनी भी जोड़ दे रही कोई मतलब ही नहीं है। जब तक उसको सक्रिय भागीदारी नहीं होगा, किसी चीज़ को मन से कार्य नहीं करेगा, तो क्या होता है वास्तविक जीवन से जोड़ना। इसलिए डी एकदम करेक्ट है, क्योंकि यह सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना ही अधिगम प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, डी एकदम करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा विज्ञान को प्रश्न करना, खोजबीन करना, स्वयं करना और अन्वेषण करना माना जाता है। विज्ञान शिक्षण के समय दीपिका द्वारा कराए गए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सा उन मानदंडों को संतुष्ट करने के लिए सबसे उपयुक्त है। आपको प्रश्न की भाषा में उलझना नहीं है। उसके अलावा विज्ञान है जो, उसमें प्रश्न करना, खोजबीन करना, स्वयं काम करना, डूइंग लर्निंग और अन्वेषण करना, ये सभी उसके महत्वपूर्ण पहलू है। तो उनमें से कह रहा कि जो मानदंड नीचे दिए गए उनमें से कौन सा संतुष्ट करता है दीपिका को। तो ऑप्शन नंबर पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर एक क्या कह रहा है, पर्यावरणीय समस्याओं पर वाद विवाद करना। समस्याओं पर थोड़ी ना वाद विवाद करें कि भाई कोई समस्या है तो उस पर लड़ाई झगड़ा करें, वाद विवाद करें, तर्क वितर्क करें, ठीक है ना भाई, उसको सुलझाएं, ये होना चाहिए। तो ये तो गलत हो गया। ये डी कह रहा है कि ध्वनि की प्रकृति पर परियोजना कर। ये थोड़ी ना कि प्रकृति परियोजना बना दे, परिकल्पना बना दे, उस पर कोई कार्य ही नहीं किया जाए, तो बी गलत हो गया। सूक्ष्म जीवों पर यूनिट टेस्ट, ये यूनिट टेस्ट क्या मतलब है कि छोटे जीवों पर यूनिट टेस्ट लेने से थोड़ी ना उसमें कुछ परिवर्तन होने वाला है। ये जरूर हो सकता है कि सामूहिक चर्चा की जाए, किसी की सामूहिक चर्चा, आपको पता होना चाहिए। छोटा सी यदि सपोज यहाँ पे लिखा सामान्य रोगों पर छोटी चर्चा, इसलिए सही है, क्योंकि यदि सामूहिक चर्चा करेंगे कोई भी समस्या है तो उसमें विभिन्न प्रकार के विचार होंगे, भिन्न भिन्न लोगों के, और वे विचारों के आधार पर किसी भी चीज़ की नयापन, कुछ क्रिएटिविटी आएगी। इसके साथ साथ कुछ नया तत्व आएगा, जो कुछ नए इलाज प्राप्त होगा, जिससे हम उस बीमारी के या उस समस्या का आसानी से समाधान प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए सामूहिक चर्चा एक पॉजिटिव पॉइंट है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट है। चलिए आगे की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न कह रहा है NCF 2005 यह अनुशंसा या सिफारिश की गई है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण में अधिक बल दिया जाना चाहिए। मतलब उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण में किस पर अधिक बल देना चाहिए, किसके अनुसार, NCF 2005 के अनुसार। कह रहा है पाठ पुस्तक में अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि पाठ पर अभ्यास पुस्तकों का अभ्यास कराते रहो बस। परीक्षाओं में विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए, ऐसा थोड़ी ना कि परीक्षाओं में सुधार लाया जाए। कह रहा कक्षा में पढ़ाई को विद्यालय के बाहरी जीवन से संबंधित करना, दिस इज ए पॉजिटिव पॉइंट। बालक को वास्तविक जीवन से, बाह्य वातावरण से जोड़ करके, बाह्य वातावरण संबंधी समस्याओं से समाधान करके, जोड़ करके उनको शिक्षा दी जाए, तो वो क्या होगी, परमानेंट शिक्षा होगी, जो उनकी क्या होगी, बाह्य वातावरण से जोड़कर प्रदान की जानी चाहिए। इसलिए सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। डी क्या कह रहा है, पाठ्य पुस्तकों में दी गए वैज्ञानिक पदों को याद कराना। याद तो NCF विरोध करता है, ठीक है ना, और विद्यार्थियों को प्रदर्शन करके सुधारा नहीं जा सकता। अभ्यास कराना मतलब याद करना है, तो ये तो आप वैसे ही गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर कहा है, करेक्ट है।
चलिए आगे की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न कह रहा है गीता कक्षा 8 के छात्रों को मानव नेत्र विषय में पढ़ाने के लिए पाठ्य योजना बना रही है। नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से किसे पाठ्य योजना में सम्मिलित करने पर पाठ अधिक प्रभावी बन सकता है और छात्रों की संबंधित संकल्पनाओं को अच्छी तरह समझ सकने में सहायता कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है छात्रों के क्रियाकलापों और कक्षा में पारस्परिक प्रश्नोत्तर का उपयोग करना। बिल्कुल सही बात है। आपने देखोगे यदि कोई समस्या है या यदि किसी बालक टीचर ने किसी बालक से प्रश्न पूछा और यदि उसका कोई दूसरा बालक उसका प्रश्न दे दे तो अदर जो उसके पास में उसके स्टूडेंट होंगे, उसके सहयोगी होंगे, उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि काश मैं भी इस प्रश्न को उत्तर दे सकता, और वह कोशिश करेगा। अर्थात उसके अंतर्गत क्या है, एक एनर्जी का संचार होगा। तो पारस्परिक प्रश्नोत्तर का देना ही इसको क्या है, सर्वोत्तम उसमें वैज्ञानिक सोच डेवलप्ड करना कहलाता है। अब मानव नेत्र मॉडल दिखा करके थोड़ी ना कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। अच्छा ग्रहकार से तो कोई मतलब ही नहीं है और नोट लिखवाना कोई मतलब ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए तो वैसे ही कट गया ये तीनों, तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा अर्थात एनसीईआरटी 2005 की सिफारिशों के आधार पर एनसीईआरटी की विज्ञान की पुस्तकों में अधिक बल दिया गया। सीधी बात है, एनसीईआरटी की पुस्तकों में विज्ञान की पुस्तकों में क्या बल दिया गया है एनसीईआरटी 2005 के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए क्या, रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करना। बिल्कुल सही बात है। हतोत्साहित कह रहा है, बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा, तो ये तो सही है। एनसीईआरटी रटने को विरोध करता है। बी क्या, विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को विभिन्न कार्य क्षेत्रों के बीच तीक्ष्ण सीमाएं बनाए रखना। ऐसा थोड़ी ना कुछ सीमा मतलब है उनका अलग अलगाव करना, तो ये तो है नहीं, तो ये कट हो गया। छात्रों को सक्रिय अधिगम अनुभव प्रदान करना, हाँ ये सही हो सकता है। छात्रों को एक्टिव करके अधिगम प्रदान करना हो सकता है। कह रहा वैज्ञानिक पदों की यथार्थ परिभाषा सीखने पर। अब नीचे दिए गए, ठीक है ना। चौथा क्या, वैज्ञानिक पदों की यथार्थ परिभाषा सीखने पर। परिभाषा सीखने पर कह रहा है, रटने की बात कर रहा है, तो ये तो वैसे भी कटने वाला है। अब पूछना क्या चाहता है, कह रहा है नीचे दिए गए कौन सा युगल उपरोक्त सही कथनों में से संयोजन को निरूपित करता है। तो हमने देखिएगा एक तो सही था, रटने को हतोत्साहित करता है और छात्रों को सक्रिय अनुभव प्रदान करना, तो ये सही है। लेकिन इसमें कह रहा है कि विभिन्न सीमाएं बनाना, तो ये कट गया था। और रटने की बात कर रहा है, तो ये कट गया। तो ये 1 और 3 जिसमें होगा वो करेक्ट होगा। 1 3 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी एकदम क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है विज्ञान की शिक्षिका द्वारा अपनाए नीचे दिए गए उपागमों में से कौन सा उपागम उस शिक्षिका की वैज्ञानिक मना स्थिति को दर्शाता है। सीधी बात है कि विभिन्न प्रकार की शिक्षिका है, विज्ञान की शिक्षिका है, विज्ञान का अध्यापक है, उसने विभिन्न प्रकार के उपागम बनाए गए, उनमें से कौन सी शिक्षिका की वैज्ञानिक मन की स्थिति को दर्शाता है। कह रहा है यथासंभव शीघ्र प्रस्तावित पाठ्यक्रम को समाप्त करना, ये कोई उसका उद्देश्य नहीं हो सकता। कक्षा में पूर्ण अनुशासन बनाए रखना, क्या कक्षा में अनुशासन बनाए रखने से उस बालकों के अंदर कुछ परिवर्तन होगा। ऐसा थोड़ी ना कि आप शांत बालकों को बनाए रखें, वाद विवाद करवाएं, प्रश्न पूछें, उनको प्रोत्साहित करना, वही तो उत्तर सही होगा। तो ये तो गलत हो गया। अधिगम माने रटने में बढ़ोतरी करने, कठिन प्रश्नों बनाना, ये तो गलत है। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, ये सही है। भाई कहें कि आप प्रश्न पूछिए, उनसे सरल प्रश्न पूछिए, उनके पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछिए, तभी तो बालक क्या होगा, प्रोत्साहित होगा पढ़ने के लिए। ऑप्शन नंबर ए एकदम क्या है, करेक्ट है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वैज्ञानिक विधि के लिए सामान्यतः निम्नलिखित चरणों का पालन करने की सिफारिश की जाती है। ठीक है ना, ये चरण उचित क्रम में नहीं है, उचित क्रम में रखना। सीधी बात, अपन को कोई खोज करना है, वैज्ञानिक परिकल्पना बनानी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको पता है किसी भी चीज़ पर हम खोज करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, समस्या खोजेंगे, समस्या क्या है। जब उसकी समस्या है, पहचान होगी, तो उसको हम समस्या को लिख लेंगे किसी नोट पर, अन्यथा भूल जाएंगे। तो सबसे पहले समस्या की पहचान करेंगे, फिर उस पर हम लिख लेंगे कहीं पर
कि ये हमको समस्या थी। अब जब लिख लिया तो उससे संबंधित जो समस्या, उससे संबंधित जो आंकड़े हैं उनको एकत्रित करेंगे, और जब आंकड़े एकत्रित करेंगे तो उनको फिर एक परिभाषा के रूप में या उनके पर टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद क्या आएगा, रिजल्ट आएगा, निष्कर्ष आएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, समस्या की पहचान करेंगे, फिर लिख लेंगे, लिखने को परिकल्पना कहते हैं, परिकल्पना बनाएंगे, फिर आंकड़े एकत्रित करेंगे, फिर इसके बाद क्या होगा, परिकल्पना का परीक्षण अर्थात टेस्ट करेंगे, और इसके बाद रिजल्ट उत्पन्न होगा, निष्कर्ष हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 5 होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, 3 2 4 3 2 4 1 5 3 2 4 1 5 देखिएगा, 3 2 4 1 5 डी एकदम क्या है यहाँ पर करेक्ट है। यही वैज्ञानिक विधि की एक चरण है। तो 3 2 4 1 5 करेक्ट है, डी ऑप्शन एकदम क्या है करेक्ट है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हस्तसिद्ध क्रियाकलाप अर्थात हाथ से करने वाले क्रियाकलाप और परियोजनाएं विज्ञान सीखने के अभिन्न अंग हैं। इन अधिगम अनुभवों का मुख्य उद्देश्य क्या है। हाथ से करने वाली क्रियाकलापें और जो परियोजनाएं विज्ञान की परियोजनाएं हैं, ये सीखने में किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के रोल अदा करती हैं, इनके मुख्य उद्देश्य बताना है। तो कह रहा है प्रयोगशाला में अनुशासन बनाए रखना। ऐसा थोड़ी ना प्रयोगशाला में शोरगुल वगैरह मचाए हुए कुछ सीख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। प्रयोग तो करना पड़ेगा क्योंकि हस्तकला क्रियाकलाप वाला है, तो ये तो गलत हो गया। फिर सी क्या कह रहा, प्रायोगिक कौशल पर छात्रों का मूल्यांकन करना। प्रायोगिक कौशल प्रतियोगिताओं के आधार पर, तो ये तो एनसीईआरटी बिल्कुल विरोध करता है प्रतियोगिता परीक्षाओं का। छात्रों को हर समय व्यस्त रखना, ये तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो एकदम बी यहाँ पर बचा। फिर अब विस्तारित अधिगम के लिए छात्रों को अवसर प्रदान करना, इससे कोई पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है, बालकों को करने के लिए अवसर प्रदान करना। तो बी क्या है एकदम करेक्ट है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव उत्सर्जन तंत्र के विषय में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। तो हम आपको पहले समझा दें। यहाँ पे ये इस प्रकार से नली है, ये नली है, इस प्रकार से मूत्र का निर्माण होता है। इस प्रकार से यहाँ से ब्लड आता है, रक्त आता है, क्या आता है, रक्त आता है, और यहाँ से निकलता है, ठीक है ना। अब रक्त के साथ में क्या आती हैं, अशुद्धियाँ आती हैं। तो वो रक्त के साथ में अशुद्धियों के साथ में यहाँ पर आता है, वो यहाँ पे छनता है। छन करके रक्त क्या होता है, अशुद्धियाँ होती हैं वो नलिका में चली जाती हैं, और जो शुद्ध पोषक पदार्थ होते हैं वो रक्त में ही बने रह करके यहाँ के थ्रू फिर रक्त के विभिन्न शरीर में प्रभावित होता है। और यहाँ पर जो किडनी में है, यहाँ पर छन करके क्या बनता है, मूत्र के रूप में यहाँ पर नलिका में मूत्राशय में एकत्रित हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पर क्या हो, मूत्राशय में एकत्रित हो जाता है, ये मूत्राशय है, और यहाँ के थ्रू क्या होता है, समय समय पर धीरे धीरे निष्कासित होता रहता है। तो इन स्टेप को देखना है। तो सबसे पहले क्या हुआ, रक्त आया, जिसमें क्या होता, सही पदार्थ भी थे, उपयोगी पदार्थ थे, और अपशिष्ट पदार्थ थे। तो वो यहाँ पर छन के अपशिष्ट पदार्थ कहाँ पर चला गया, मूत्राशय में, और जो उपयोगी पदार्थ है वो रक्त में ही के थ्रू क्या होगा, शरीर में फिर से प्रभावित होने लगा। अब जो छना हुआ मूत्राशय से क्या होगा, धीरे धीरे वो बाहर निकलने लगा, ठीक है ना। तो अब इसको हमको सही क्रम में लगाना है। सबसे पहले क्या आएगा, अब ढूंढिएगा आप, सबसे पहले क्या आएगा, रक्त आएगा, और रक्त के साथ अपशिष्ट पदार्थ होंगे। तो कह रहा है जल में गुलू अपशिष्ट पदार्थ वृक्कों में मूत्र के रूप में पृथक होना। ये तो सबसे बाद में होगा पृथक, ये तो यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है। पहले कह रहा है मूत्राशय में संचित मूत्र मार्ग जिसका दूसरा सिरा मूत्रांध्र में जुड़ा हुआ होकर बाहर निकलता है। ये तो बिल्कुल सबसे बाद का ही ऑप्शन है। मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय में जाता है। हाँ, ये दूसरे नंबर का है। कह रहा उपयोगी पदार्थों को पुनः अवशोषित कर लिया जाता है, ये भी सही बात है। ऑप्शन 5 कह रहा उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थों से। हाँ देखिए, पहला यही है, कह रहा उपयोगी और हानिकारक दोनों प्रकार के पदार्थों से युक्त रक्त निस्यंदन के लिए वृक्कों में पहुंचता है, अर्थात किडनी में पहुंचता है। तो 1 नंबर पे तो क्या हो गया, 5वां हो गया। अब जब आ गया है तो उस पर क्या होगा, जब आ गया है तो उससे छनेगा। तो पहले नंबर पे तो हो गया 5वां, ठीक है ना। तो पहला कौन हो गया, 5वां। अब इसके बाद रक्त आ गया तो क्या होगा, छनाई होगी। तो छनेगा कहाँ पर, किडनियों में होगा। तो देखिएगा कहाँ पर होगा, कह रहा है जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में पृथक होते हैं। तो दूसरे नंबर पे क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर पृथक हो रहा है कि
अपशिष्ट पदार्थ वृक्क में मूत्र के रूप में पृथक किए जाते हैं। अब देखिए दूसरे नंबर पर जो हो गया पृथक हो गया तो मूत्राशय में एकत्रित होगा। तो एकत्रित वाला देखिएगा तीसरे नंबर पर कहाँ पर है, कह रहा है कि ये देखिएगा यहाँ पर मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय में क्या होगा, मूत्राशय में जाता था एकत्रित होता है, जो तीसरे नंबर का पॉइंट हो गया। अब चौथे नंबर पे क्या होगा, अब आपको पता है, अब जो हट गया है अब इसके बाद उपयोगी पदार्थ पुनः अवशोषित हो जाएंगे। तो चौथे नंबर पे तो ये हो गया। अब पाँचवें नंबर पे क्या होगा, पाँचवें नंबर पे क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना, पाँचवें नंबर पर बाहर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 और चौथे नंबर पर क्या है बाहर निकलना चौथा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है डी यहाँ पर सही होगा, क्योंकि देखो पाँचवें नंबर सबसे पहले बनता है, इसके बाद चौथे नंबर पर जाता है, फिर पहला, फिर सबसे पहले दूसरे में होगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 5 4 1 3 2, 5 4 1 3 2। देखिए सबसे पहले क्या था वृक्कों में आया था 5 पर, फिर 4 में बना, सॉरी यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले तो आया उपयोगी और हानिकारक पदार्थ आ गया, छन के जो उपयोगी पदार्थ होंगे वो रक्त में पहुँचेगा, उसके थ्रू फिर क्या हो जाएगा शरीर में पहुँचेगा। तो पहले पर तो ये होगा, दूसरे पर यहाँ पर होगा। अब जो दूसरे नंबर पर उपयोगी पदार्थ पहुँच गए तो अवशिष्ट पदार्थ होंगे वो छनेंगे, तो फिर पहला वाला हो गया तीसरे नंबर पर हो गया। तो 5 4 3 और तीसरा वाला हो गया ना मूत्राशय में, ये हो गया तीसरे चौथे नंबर पर, और पाँचवें में हो गया ये वाला बाहर निकलेगा। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन वो सही होगा जिसमें 5 4 1 3 2 होगा, 5 4 1 3 2। ऑप्शन नंबर डी क्या है यहाँ पर करेक्ट है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा अमीबा के पादप किस में सहायक है। आपको देखना है सपोज दैट ये इस प्रकार से अमीबा की कोई संरचना नहीं होता, ये अमीबा है, ये कोई खाद्य पदार्थ है। तो ये अमीबा इस प्रकार से चला आएगा इस प्रकार से अपनी भुजाओं को इस प्रकार से फैलाएगा, और इस प्रकार से भुजाओं को इस प्रकार से फैला करके खाद्य पदार्थ को अपने शरीर के अंदर जमा कर लेता है, और ये अंग आपस में मिल जाते हैं, और जो भोज्य खाद्य पदार्थ है ना जो शरीर के अंदर पहुंच जाता है। तो एक तो काम इसका चलने का हो गया, और दूसरे काम भोजन को भी पकड़ने का काम हो गया। तो जहाँ पर गति करने या भोजन पकड़ने का वही अमीबा का क्या होता है कार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट है। अगला प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए हैं ईस्ट, खटमल, जोंक, अमरबेल, शैवाल, जू, छत्रक जिसको मशरूम कहते हैं, और लाइकेन, इनमें से अपन को परजीवी को देखना है। पर माने क्या होता है आपको पता है, पर माने दूसरा, और जीवी माने जीवों पर, अर्थात जो दूसरों जीवों पर जीवित रहे, अर्थात दूसरों जीवों से भोजन प्राप्त करे, वही तो क्या कहलाते हैं परजीवी। तो देखिएगा ईस्ट तो क्या है कवक है, शैवाल क्या है शैवाल है, ठीक है ना, और लाइकेन क्या है एक सहजीवी कवक शैवाल का है। तो ये तो क्या है, ये तो कोई परजीवी नहीं है। खटमल तो आप देखते हैं, खटमल जी जानवरों पर रहता है, उनका ब्लड पीते हैं। जोंक भी जानवरों पर रहते हैं। अमरबेल पीले कलर की होती है ये वनस्पति, जो दूसरे पौधों से भोजन लेती है, तो ये भी परजीवी है। जूं तो आप जानते हैं ये भी परजीवी है। मशरूम कवक है ये नहीं है। तो देखिए खटमल, जोंक, अमरबेल, जूं ये सब क्या है परजीवी है। तो यहाँ पर दूसरा, तीसरा, चौथा और छठवां, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठवां होगा, वही सही होगा। दूसरा, तीसरा, चौथा और छठवां, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठवां, ऑप्शन नंबर ए क्या है यहाँ पर एकदम करेक्ट है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं सूची, खोज बताइए कि कौन से वैज्ञानिक ने किसकी खोज की। आपको पता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की, एडवर्ड जेनर ने टीका बनाया था, देखो कहीं पर टीका है, ये देखिएगा एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका बनाया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, लुईस पास्चर ने किण्वन किया था, रॉबर्ट कोच ने एंथ्रेक्स जीवाणु की खोज की थी, ठीक है ना। तो एक किससे मिला, ए मिला, ए ने किससे मिला 4 से, ए का ऑप्शन 4 होगा, बी का किससे गया 5 से, सी का किससे गया 2 से, और डी का किससे गया 1 से। तो यहाँ पर देखिएगा ये देखिए ए किससे है 4 से, बी किससे है 5 से, सी किससे है 2 से, और डी किससे 1 से। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है
यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है ना, आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो दिए गए हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये कह रहा जैव मंडल आरक्षण, इसी को बायोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। कह रहा आरक्षित क्षेत्र से संबंधित सही कथन चुनिए। कह रहा ये वे क्षेत्र होते हैं जो जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो बायोस्फीयर होते हैं, एक तो जीवों की विविधता को बनाए रखते हैं और जो हमारी संस्कृति को बनाए रखते हैं, इसलिए कि यहाँ पर टूरिज्म में बहुत सारे लोग जाते हैं और वहाँ पे घूमने के लिए, देखने के लिए जाते हैं। तो एकदम करेक्ट है, यही बायोस्फीयर की पहचान है। अगला कह रहा है कि ये भी सुरक्षित क्षेत्र हैं या वन्य जीवन मुक्त आवास और प्राकृतिक संपदा के उपयोग के लिए आरक्षित है। ये गलत हो गया यहाँ पे। कह रहा प्राकृतिक संपदा उपयोग के लिए नहीं है, संरक्षित करने के लिए है सिर्फ। तो यहाँ पर बी क्या है? कट गया। ये तो सही था। और सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है ये वे सुरक्षित क्षेत्र है जो केवल विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के आरक्षण के लिए, ऐसा कुछ नहीं कि विशेष स्पीसीज ही यहाँ पर हो, विभिन्न प्रकार की स्पीसीज होती हैं। ये भी क्षेत्र है जो पादप और जंतुओं के आरक्षण के लिए बनाए जाते हैं। पादप, जंतु, कीट पतंगे सभी के लिए बनाए जाते हैं। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए एकदम क्या करेक्ट है। जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होते हैं बायोस्फीयर। अगला प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। कह रहा प्रोकैरियोट्स में केंद्रक नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। एक कोश की जीव में एकल कोशिका सभी कार्य करती है। यह भी सही बात है। आपने देखा भी, हमने अमीबा पढ़ाया है, ये भी एक कोश की जीव है, भोजन भी करता है, चलता भी है। तो ये भी सही है। कह रहे नीले हरे सेवल प्रोकैरियोट्स का उदाहरण है। ये भी सही है। प्रोकैरियोट्स ब्लू ग्रीन एल्गी होती है। वो कह रहा है यूकैरियोट्स में केंद्रक, झिल्ली और सुसंगठित केंद्रक नहीं होता। ये गलत हो गया। होता तो ये भी सही है, लेकिन नहीं होता है तो ये गलत है। तो 1, 2, 3 ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। 1, 2, 3 देखिएगा। 1, 2, 3 सी पर है। ये क्या है? एकदम करेक्ट है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए आरेख में मनुष्य के शरीर में 4 अंतः स्रावी ग्रंथियाँ स्थित है, ABCD। इनके द्वारा अंकित स्थिति बताइए। कहने के तात्पर्य है कि कौन सी ग्रंथि का नाम क्या है जो मस्तिष्क में उपस्थित है। इसी को पीयूष ग्रंथि कहते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि। तो यहाँ पर पीयूष ग्रंथि है। जो गलेमर होती है वो क्या होती है? थायराइड ग्रंथि होती है। क्या होती है? थायराइड। इस पर सूजन आती है तो घेंगा रोग हो जाता है। तो ए क्या है? पीयूष ग्रंथि। बी क्या है? थायराइड ग्रंथि। सी जो किडनी पर होती है ना, इसको एड्रीनल ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? एड्रीनल ग्रंथि। तो सी हो गया एड्रीनल। और डी क्या है? अग्न्याशय ग्रंथि। यहाँ पे डी है ना, ये अग्न्याशय बना है। डी क्या है? अग्न्याशय। तो ए क्या है? पीयूष। बी क्या है? थायराइड। सी क्या है? एड्रीनल। डी क्या है? अग्न्याशय। अब देख लीजिएगा यहाँ पर ए क्या है? पीयूष था। बी क्या? बी तो यहाँ पे नहीं था, नहीं, ये गलत हो गया। ए एड्रीनल नहीं था। ए पीयूष ग्रंथि था। बी थायराइड था। सी एड्रीनल था। डी अग्न्याशय। सी एकदम क्या है? यहाँ पर करेक्ट है। चलिए आगे और बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए किसी आयताकार पात्र में जल से भरी हुई कोई द्रव भरा है। ये कोई द्रव भरा है। अब इसमें 3 स्थितियाँ हैं। ए है स्थिति, ये है। बी की स्थिति ये है। सी की स्थिति ये है। अब कह रहा है नीचे दिए, कह रहा द्रव दाब के विषय में निम्नलिखित सही कथन चुनिए। ये होता है, देखिएगा, जिसकी ओर मोह हो वो बड़ा होता है। यहाँ मोह खुला है तो ये बड़ा है, और ये बंद है इस ओर तो ये छोटा है। तो कह रहा है सी का दाब अधिक है बी से, और बी का दाब बराबर है ए के। और अगला ऑप्शन क्या कह रहा है? कह रहा है सी का दाब ज़्यादा है बी से, और बी का दाब ज़्यादा है ए से। और ए क्या कह रहा है? कह रहा ए का दाब बराबर है बी के, और बी का दाब बराबर है सी के। अगला क्या कह रहा है? ए का दाब अधिक है बी से, और बी का दाब कम है सी से। सॉरी, ए का दाब अधिक है बी से, और बी का दाब अधिक है सी से। ये होगा। तो आपको पता होना चाहिए एक फॉर्मूला, P बराबर होता है H ρg। हमको सबसे कोई मतलब नहीं है, P से मतलब है और H से। P क्या है? दाब। दाब के बारे में पूछ रहा है। H मतलब होता है गहराई। तो हमको पता है यहाँ पर जिस समानुपाती, ये क्या है? नीतांक है दोनों। तो P समानुपाती H हो जाएगा। P अर्थात होता दाब। जितना अधिक दाब होगा उतना अधिक गहराई। जितनी अधिक गहराई पे जाएंगे उतना ही अधिक दाब लगेगा। आपने गोताखोर देखा होंगे, जो गोताखोर होते हैं वो शरीर में कवच पहन कर जाते हैं ताकि उनके शरीर में दाब ना पड़े, क्योंकि गहराई से जाएंगे तो दाब। अर्थात P समानुपाती ऐसे संबंधित है
कि जितने गहराई पे जाएंगे उतना ही अधिक दाब होगा। तो अब इस चित्र को देखिएगा, ये सबसे कम गहराई पे, तो इसमें सबसे कम दाब होगा। फिर इस पर इससे अधिक दाब बी पर होगा, सबसे अधिक दाब किस पर होगा, सी पे। तो पहले आएगा सी पर सबसे अधिक दाब है, फिर आएगा बी इस पर रहेगा, फिर सबसे कम है ए पे। तो जो सी ए बी इस प्रकार का ये ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। तो आप देखिएगा सी पर सबसे अधिक दाब था, फिर बी पर था, लेकिन ए तो ये तो गलत हो गया। सी पर सबसे अधिक है, फिर बी पर, फिर ए, बी एकदम क्या है यहाँ पर, करेक्ट है। बी एकदम क्या है, करेक्ट है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए आरेख में S1 S2 S3 तीन पृष्ठों पर प्रकाश गिर रहा है। ठीक है ना, ये तीन स्थितियां दी गई हैं, इन पर प्रकाश गिर रहा है, लाइट गिर रही है। कह रहा पृष्ठ जिन आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, कौन सा सही है। ये तीन स्थितियों में प्रकाश गिर रहा है, तो कह रहा आपतन कोण और परावर्तन कोण किन में बराबर है, कौन सी स्थितियों में। आपको पता होना चाहिए आपतन कोण परावर्तन कोण का पहला नियम क्या है कि यदि कोई पृष्ठ है, इस पर कोई आपतित किरण आती है तो वो उसी कोण से उतने ही कट पर क्या होती है, बाहर वापस चली जाती है। ये होता है आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर होता है। तो आई कोण बराबर आर की होता है, अर्थात आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। पहला नियम क्या कह रहा, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर। अब ये देखिए ये किरण आ रही है, सभी में आ रही है, तो इसी रास्ते क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी। तो ये आपतित और परावर्तन कोण का क्या है, पहला नियम है। इसलिए तीनों में क्या होगा, समान पृष्ठ से आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए बी क्या है यहाँ पर सही है। दूसरा नियम क्या कहता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। तो ये दूसरा नियम है, लेकिन यहाँ पहला नियम हो रहा है, अजी आपतित किरण है और परावर्तित किरण दोनों के कोण के यहाँ आपस में बराबर है, इसलिए बी क्या है यहाँ पर, करेक्ट है। ठीक है ना, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए मानव नेत्र आरेख में ABCD द्वारा अंकित भागों के नामांकन किस प्रकार से किया जाता है। ये ABCD नाम दिए गए, इनके नाम लिखना है। हमको पता है कि जो बीच में गोला होता है वो लेंस होता है, तो गोले किसको अंकित कर रहा है, सी। तो सी क्या है, लेंस है। जो सबसे बाहर की ओर उभरा हुआ भाग होता है वो कॉर्निया होता है। क्या होता है, कॉर्निया। तो ये देखिएगा डी क्या है, यही तो उभरा हुआ भाग है, तो ये डी बाहर दिख रहा, तो सी तो लेंस हो गया, डी क्या हो गया, कॉर्निया हो गया। ठीक है ना। और ए है जो जोड़ दे रहता है, ए है ना जो आँख को परिधि से जोड़ता है, यहाँ से जोड़ता है, जो ए जोड़ता है ना उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं, ये देखिएगा यहाँ पर उसको कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं, कॉर्निया। यहाँ पर पुतली इसको कहते हैं, देखो सी क्या हो गया हमारा, लेंस हो गया, क्या हो गया सी। और जो जोड़े होता है ना उसको कहते हैं पक्षाप पेशी, मसल्स होती हैं, ये क्या होती है, मसल्स। तो यहाँ पर देखिए ए क्या है, मसल्स को प्रदर्शित कर रहा है, एकदम यहाँ पर सही हो रहा है। बी किसको, बी क्या होता है, जो हमारा ये है ना, जो लेंस को चारों ओर से ढका रहता है, देखिए ये लेंस को ढका हुआ है, इसको कहते हैं परितारिका। क्या कहते हैं, बी को कहते हैं परितारिका। जो लेंस को चारों ओर से ढकी रहती है उसको परितारिका कहते हैं। जो लेंस को दोनों ओर भित्तियों से जोड़ता है उसको कहते हैं पक्षाप पेशी, यहाँ पर सही है। सी क्या है, लेंस, हम आपको बता चुके। डी क्या उभरा हुआ, कॉर्निया। बी यहाँ पर एकदम करेक्ट है, क्या है, लेंस है जिससे हम देखते हैं। डी क्या है, उभरा हुआ भाग है, कॉर्निया कहलाता है। सी क्या है, सी तो लेंस है। बी क्या है, हमने बताया जो चारों ओर से गिरा रहता है वो परितारिका कहलाता है, तो बिल्कुल सही बात है। ए क्या है, जो जोड़ता है ना भाग परिधि से, वो पक्षाप पेशी, इसलिए बी यहाँ पर करेक्ट है। क्या है, बी एकदम करेक्ट है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है मानव नेत्र के रेटिना पर बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब का प्रभाव रेटिना पर लगभग कितने समय पर बनता है। कहने का तात्पर्य कोई आँख है, हमने किसी वस्तु को देखा तो वो कितने देर तक, कितनी समय तक हमारी आँख में उस वस्तु का प्रतिबिंब रहता है, 1/15। एक कोई वस्तु है, इसके हम 15 भाग कर दें ना, तो एक भाग, ये कोई वस्तु है, इसको मतलब 1 सेकंड माने हम, क्या है 1/15 का हम अर्थ बता रहे। कोई वस्तु है ये 1 मिनट है, सॉरी 1 सेकंड है, ये वस्तु है ये 1 सेकंड, इसके हम 15 भाग करें तो एक भाग जो समय होगा ना सेकंड का,
15 भागों में से 1 भाग होगा उतने समय तक वस्तु का प्रतिबिंब हमारे नेत्र पर बना रहता है। तो 115 होता है वो सेकंड तक हमारी आँख पे समय तक उसका क्या बना रहता है, चित्र बना रहता है हमारी आँख पे। लास्ट सेकंड थर्ड लास्ट प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। कह रहा है शुष्क परिस्थितियों में बीज का अंकुरण, पहले आगे और पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है, ये देखिए ये ऑप्शन दिए गए हैं, अब छांटना क्या है। कह रहा है कि वे कथन चुनिए जो फसलों की सिंचाई की पुष्टि करते हैं, अर्थात जिससे फसल की सिंचाई की पुष्टि हो। पानी भरने की पुष्टि नहीं, केवल सिंचाई की पुष्टि हो, उनको हमको छांटना है। देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा था, देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 कह रहा था, कह रहा शुष्क परिस्थितियों में बीज का अंकुरण नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, जब सिंचाई करेंगे तभी होगा, तो इसलिए ये सही है। कह रहा पोषकों का पादपों के विभिन्न भागों में स्थानांतरण घुली हुई अवस्था में होता है, ये भी सही बात है। जब हम पौधों को पानी देंगे तभी विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ घुलेंगे और स्थानांतरण होगा, ए भी सही है, बी भी सही है। कह रहा विभिन्न समय अंतरालों फसलों को जल की आपूर्ति से मृदा का गठन सुधार होता है। ये सिंचाई से कोई संबंध नहीं है, हाँ आपूर्ति होती है पर सिंचाई से थोड़ी ना संबंध है कि सिंचाई होगी तभी ये कार्य होगा, तो ये गलत हो गया। अगला कह रहा फसलों को जल की आपूर्ति से मृदा सरंध्र बनाती है जिसके कारण गैसों का विनिमय होता है लेकिन सिंचाई से कोई संबंध नहीं है इसका कि सिंचाई करनी पड़ेगी, तो ये भी गलत हो गया। तो 1 और 2 तो सही है। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है कि जल की पाले और गर्म वायु दोनों से रक्षा होती है, ये भी सही है। यहाँ पे सिंचाई की आवश्यकता होगी तभी बचत होगी, तो 1, 2 और 5 क्या है, एकदम करेक्ट है, यही सिंचाई को प्रदर्शित करते हैं। 1, 2, 5 देखिएगा, 1, 2, 5, 1, 2, 5 कहाँ पर है, 1, 2, 5 बी एकदम क्या है, करेक्ट है। आपको समझ में नहीं आया होगा, आप दोबारा से देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए सेकंड लास्ट प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। कह रहा गुणसूत्र केंद्रिका में स्थित होता है, ये सही बात है, हम आपको पढ़ा चुके। केंद्रक होता, केंद्रिका होती, इसके अंदर गुणसूत्र होता है और केंद्र के अंदर गुणसूत्र कह रहा है, तो ये सही है। कह रहा है जीन गुणसूत्र पर स्थित होते, ये हम कल ही पढ़ाया, ये गुणसूत्र होता है, ये टुकड़े होते विभिन्न प्रकार के, इनको जीन कहते हैं, इन पर स्थित होते जीन, तो ये भी सही है। कह रहा एक कोशिकीय जीवों में श्वसन और जनन, ये कोई मतलब नहीं है, हमने अमीबा बताया उसमें श्वसन और जनन जैसी कोई आपको नहीं बताया कि एक जैसे बना लेते हैं, तो ये तो गलत हो गया। तो तीसरा गलत हो गया। कह रहा कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कोशिका में खाद्य पदार्थों का आवागमन होता है, बिल्कुल सही बात है। जैसे ये कोशिका है, एक कोशिका जी है, तो इनमें जो झिल्ली होती है आपस में जुड़ी होती, तो इन्हीं झिल्ली को थ्रू क्या होता है, खाद्य पदार्थ एक कोशिका से दूसरी कोशिका में आवागमन होता पहुंचता है, तो सीख सही है। तो 1, 2, 4 सही है, वही एकदम क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या, 1, 2, 4 क्या है, एकदम करेक्ट है। चलिए लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा चिकित्सा के क्षेत्र में समस्याओं के अनुसंधान के लिए उपयोग किए जाने वाले पराश्रव्य ध्वनि उपकरणों के कार्य की आवृत्ति बताइए। किसकी कह रहा, पराश्रव्य, एक होता अल्ट्रासाउंड, एक होता नॉर्मल होती है हमारी 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज क्या होती है, नॉर्मल, और नॉर्मल से अधिक होती है वो होती है पराश्रव्य, क्या होती है, पराश्रव्य, परा मतलब अधिक, तो पराश्रव्य किससे होगी, 20,000 से अधिक। नॉर्मल होती है जो सामान्य होती है वो 20,000, और 20,000 से अधिक होगी वो परा होगी, और कम होगी वो अल्ट्रा होगी, ठीक है ना। तो अधिक की बात कर रहा पराश्रव्य, तो 20,000 से अधिक होगी, तो बी क्या है यहाँ पर, करेक्ट है, ठीक है ना। तो आपको ये प्रश्न कैसे लगे, इस प्रकार की श्रृंखला आप बताइएगा, आपको प्रश्न हल करने में आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और जो प्रश्न रिपीट हो रहे हैं उनको आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा और बताइएगा। आपको यदि कहीं कोई समस्या हो तो हम आपकी समस्या का हल करेंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को यदि लाइक नहीं किया हो तो कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी नहीं किया हो तो कर दीजिएगा, ताकि हम जब भी क्लास डालें तो आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। और आपको और अधिक प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए, अधिक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए आई बटन पर क्लिक कीजिएगा, वहाँ पर आपको सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच बच्चों।